बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक भी ठोक दें। ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो पाकिस्तान के साबिक ISI जो सरबराह थे, हेड थे, हमीद गुल साहब, उनके ये बेटे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। इनकी ज़ेर सदारत एक मजहबी जमातों का क्या होता है, बहुत बड़ा इजलास होता है ऑन द कश्मीर इशू। तो इसमें साद शरीफ साहब को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया, क्यों किया गया, ये तमाम चीजें, ये तमाम वजूहात, ये आप इस वीडियो में जान सकेंगे, सुन सकेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। सबसे अव्वल बात नाज़रीन कि कश्मीर के ऊपर साद हुसैन रिजवी साहब को आप अलग करके कोई कमेटी को बुला लेना, उसमें चाहे मजहबी जमातें हो या इस तरह का कोई सीन हो, आप कश्मीर को हल नहीं कर सकते। कश्मीर के मसले को हल उस वक्त तक आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो ताकत, यानी वो ताकत तो है कि उन लोगों के पास जो मसले कश्मीर हल करना ही नहीं चाहते। अब आवाम को दिखाने के लिए आप चाहे एक जलसा कराची रख लें, एक जलसा आप रख लें मुल्तान, एक लाहौर, एक क्वेटा, एक पिशावर, इससे मसला कश्मीर हल नहीं होना। मसला कश्मीर हमेशा ताकत से हल होगा। जिसके पास डंडा होगा ना, वो मसला कश्मीर हल कर सकता है। वो कब्जा भी कर सकता है, कश्मीर से कब्जा छुड़वा भी सकता है। वो आप जान चुके हैं कि कौन कर सकता है, कौन छुड़वा सकता है, जिसके पास ताकत होगी। अब मेन बात यह है कि जब तमाम जमातों को वहां पर बुलाया गया, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए और दूसरी जमात इस्लामी हो गई और अब्दुल्ला गुल साहब वाली अपनी जो तहरीक नौजवान, इनकी एक अपनी एक तहरीक का नाम है, वो हो गई। ये तमाम चीजें होंगी। और इस मरतबा, ये पिछली मरतबा आप लोगों ने देखा था कि ये अल्लामा खादम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर तशरीफ ले आए थे, लेकिन इस मरतबा ये उर्स पर भी नहीं आए। वो क्यों नहीं आए, ये वजूहात का मुझे इल्म नहीं है कि इनको कोई दावत नामा नहीं भेजा गया या ये जाती मसरूफियात की बुनियाद पर या वजह से ये शिरकत नहीं कर सके, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। हाँ, अगर कोई इल्म होता है, कोई मालूमात लगती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक मेरे पास इस सवाल से कोई मालूमात नहीं है। तो ये क्या करते हैं, उन तमाम जमातों को इनवाइट करते हैं। हो सकता है मे भी कि कौम से अब कश्मीर के नाम पर वोट मांगा जाए या इस तरह का कोई सीन जो है ना वो क्रिएट करके कौम को बेवकूफ बनाया जाए। यही मौलाना फजलुर रहमान साहब, अभी अब्दुल्ला गुल साहब का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर ये निगरान हुकूमत संजीदा होती, अगर ये निगरान हुकूमत संजीदा होती तो ये कश्मीर के मामले पर, यानी कश्मीर के मामले पर एक अपना सफीर, दूसरा कश्मीर की कमेटी का जो वजीर, ये तैनात कर चुकी होती, ये, और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके सामने ये सरकार जो बैठी हुई थी, जिनका नाम है हजरत मौलाना फजलुर रहमान, ये जो बैठे हुए थे, ये 10 साल तक तो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। तो अब आप इनको सामने बिठाकर कौम के मुंह में लॉलीपॉप दें और कौम को बोलेंगे ये कश्मीर का मसला मौलाना फजलुर रहमान साहब हल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान तो एस्टैब्लिशमेंट के खास बंदे हैं। मौलाना फजलुर रहमान एस्टैब्लिशमेंट का, अमेरिका का, बरतानिया का, ये जितनी भी मुमालिक है उनका ये खास बंदा है। इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता जल्दी जल्दी। उसकी रीजन वजूहात भी यही है, जब ये बंदा 10 साल तक उस पार्लियामेंट्री कश्मीर की कमेटी का चेयरमैन रहा, वजीर भी यही रहे, सब कुछ रहे, अब आप उस शख्स को सामने बिठाकर कौम को दिखाएं, कश्मीर के इशू पर कौम को पागल बनाने की कोशिश करें। और जो सबसे बड़ी एक अक्सरियत रखने वाली जमात है जिसका नाम है TLP, उनके नुमाइंदगान को आप इनवाइट ना करें, आप साद रिजवी साहब को रिजेक्ट कर दें, नजरअंदाज कर दें, उनको ना बुलाएं।
आप क्या समझते हैं मसला कश्मीर हल हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले जिन लोगों ने कश्मीर के साथ गद्दारियां की हैं, जो उस गद्दारियों का हिस्सा रहे हैं, सबसे बड़े मुजरिम वो हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, अगर वो गद्दार का हिस्सा नहीं रहे, वो गद्दार नहीं बने, तो वो 10 साल उस सीट पर रहने की बजाय उस कुर्सी को जूते की नोक पर रखते, इस्तीफा देते, इस्तीफा देकर कौम के सामने आते, बताते कि ये हकीकत है। उस वक्त वो अपना इस तरह से बॉडी बनाकर, हम तो खैर सिंगल पसली है, कमजोर बंदे हैं, वीक बंदे हैं, तो वो इतनी पावरफुल, हम जैसे 10 बंदे जो ना, वो मौलाना फजलुर रहमान को कि जो इस वक्त जिस्म है, जो वजूद है, जो वजन है, जो उनकी बॉडी है, वो निकल आएंगे। तो वो उनसे पूछे ना कि उन्होंने जो कश्मीर के नाम से खाया पिया है, सबसे पहले तो आप इससे पूछें जिसको सामने बिठाया हुआ है। दूसरा, अगर आप साद हुसैन रिजवी साहब को यहां पर बुला लेते, तो उस शेर की ललकार से जो हिंदुस्तान में बैठे हुए गीदड़ हैं, वो तो मर जाते, या पाकिस्तान में वो पालतू एस्टेब्लिशमेंट के वो गीदड़ अमेरिका के, वो भी मर जाते। क्यों? क्योंकि नाज़रीन, एक बात हमेशा आपने गौर से सुननी भी है, याद भी रखनी है कि अगर इस वक्त मजहबी जमातों को, मजहबी लीडरों को खतरा है, तो वो साद रिजवी साहब से। दूसरी भी जो पॉलिटिकल, यानी एक तो पॉलिटिकल मजहबी जमातें होंगी, और दूसरा जो सिर्फ पॉलिटिकल जमातें वो होगी। अगर उन सबको खतरा है तो साद रिजवी साहब से है। ये तमाम लोग एक पेज पर इकट्ठे होकर साद रिजवी साहब को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? सवाल तो बनता है, वो इस वजह से कर रहे हैं कि कहीं साद हुसैन रिजवी साहब की जो अहमियत है, वो इतनी शिद्दत इख्तियार ना कर जाए, इतनी ना बढ़ जाए कि लोग हमारा नाम सुनने तक भी राजी ना हो। इस वजह से उनको क्या किया जाता है? हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, उनको बुलाया भी नहीं जाता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अवाम के अंदर जो उनकी मकबूलियत है, जब वो इतने बड़े इजलास में शिरकत करेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले जो सामने बैठे हुए लोग होंगे, जो कौम को लॉलीपॉप दे रहे होंगे, सबसे पहले तो साद हुसैन साहब ने इनका गिरबान पकड़ना है। इनसे पूछना है कि भाई सबसे पहले तुम बताओ, तुम जो 10 साल वहां पर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, वजारत तुम्हारे पास रही, सब कुछ तुम्हारे पास रहा, तुमने कश्मीरियों के लिए क्या किया? बाद का मसला तो हम बाद में हल करते हैं, हिंदुस्तान की तरफ तो हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले आप तो थोड़ा कौम को बताए ना, 10 साल के पहले आप मंथ निकाले, फिर मंथ के आप डेज निकाले, फिर डेज के आप घंटे निकाले, घंटों के आप मिनट निकाले, मिनटों के आप सेकंड निकाले। क्या किया इन लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। अब जैसे इलेक्शन करीब आया तो इनको कश्मीर भी याद आ गया, सब कुछ। तो ये एक मुनाफकत है, और इस मुनाफकत को जो पाकिस्तान की अवाम है वो रिजेक्ट करती है, वो मुस्तरद करती है। वो क्यों करती है? वो किस बुनियाद पर करती है? ये भी आप सुन ले। वो अवाम इन चोरों को, जो कश्मीर के नाम पर पैसा लेकर खाते रहे, जो वोट हासिल करते रहे, इनको जूते की नोक पर अवाम रखती है। वो क्यों रखती है? क्योंकि इन बेगैरतों ने मुशर्रफ का साथ दिया। जब आप लोगों ने देखा कि LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पहले यहां पर कोई बाढ़ वगैरह नहीं थी, ये 2003 के अंदर परवेज मुशर्रफ की मंजूरी से यहां पर वो बाढ़ खींच दी गई। पहले कोई बाढ़ नहीं थी, पहले एक यानी लकीर थी। अगर हिंदुस्तान के अफवाज या गवर्नमेंट यहां पर बाढ़ लगाने की कोशिश करती थी तो पाकिस्तान के लोग गिरा देते थे, यानी पाकिस्तान की आर्मी। अगर पाकिस्तानी आर्मी लगाने की कोशिश करती थी तो उनके जो ना लोग हैं वो गिरा देते थे। लेकिन इसी मुशर्रफ के साथ इन्हीं सियासी लुटेरों ने, जो आज कौम के सामने बैठे हुए हैं, जो कश्मीर का चूरन बेच रहे हैं, इन्हीं लोगों ने मुशर्रफ के साथ मिलकर वहां पर बाढ़ खिंचवा दी, और इस तरह से कश्मीर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए मसला हल हो गया। अब कश्मीर के नाम पर कौम को ये भाषण देना,
कौम को बेवकूफ बनाना बंद करे, खुदा का वास्ता है थोड़ा आगे चले। कश्मीर इन बोजदलों से, इन बेगैरतों से हल नहीं होता, ना ही होगा। कोई गैरतमंद आकर हल कराए तो कराए, नहीं तो कश्मीरियों का अपना नसीब और पाकिस्तानियों का अपना नसीब। कश्मीरियों ने कश्मीर की जो जंग है वो खुद लड़नी है और पाकिस्तानियों ने अपनी जंग खुद लड़नी है। अगर अफगानियों ने अमेरिका से फतह हासिल की थी ना, उन्होंने वो जंग, वो वार खुद लड़ी थी, खुद फाइट किया था। इसी तरह कश्मीरियों को भी अपना हक लेने के लिए खुद कोई जदोजहद करनी पड़ेगी। इन मौलाना फजल रहमान से उनको कुछ नहीं मिलना। ये इतना अपडेट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।